अगर आप न्यूरो इनाटमी का तीसरा क्या निकाले, तीसरा लेक्चर निकाले, तो उधर आपको जो मैंने टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी ना, टर्मिनोलॉजीज में स्ट्रक्चर मौजूद है क्या, बेसल गैंग, रिमेंबर, देखिए। और बेसिक उस टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे ना, उस टर्मिनोलॉजीज को जब हमने डिस्कस किए थे तो उसमें बेसल गैंग किधर आता है? यस एग्जैक्टली, इज इट क्लियर? यस, ग्रे मैटर, ठीक है। उधर आप देखिए बेस, पहले इसको समझते हैं। देखिए बेसल मीन बेस। जब आप किस चीज को, पोर ब्रेन के बेस को देखते हैं ना, पोर ब्रेन के बेस को, उधर आपको पेवर व्हाइट ग्रे मैटर नजर आता है, पेवर मास ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, एट द बेस ऑफ व्हाट, या ज्यादातर लोग कहते हैं कि इन द डीपर पार्ट ऑफ, yes, in the deeper part of forebrain is consist of principal and entire, उसके deeper part पे, in the deeper part of forebrain there is a piece of paver, yeah, there is a mass of paver gray matter that extend, जो extend हुआ है, ठीक है, that extend from the cortex to the midbrain। और कहां तक एक्सटेंड हुआ है? इराइस कहां से हुआ है? कॉर्टेक्स से, ठीक है, या इस तरह कहते सब कॉर्टेक्स भी कहते हो, सब कॉर्टिकल एरिया, ठीक है। बिलो द कॉर्टेक्स देयर इज अ मास ऑफ पेवर ग्रे मैटर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सब कॉर्टेक्स टू द व्हाट midbrain, exactly, and become a part of, अभी पॉइंट आ रहा है, and become a part of extra pyramidal system। अब एक्स्ट्रा pyramidal system है क्या चीज? एक्स्ट्रा pyramidal system ब्रैकेट में लिखे कि एक्स्ट्रा pyramidal system it control motor, it control motor activity of the body, ठीक है जी। नाउ हमारे साथ एक्सटेंड हुआ है कहां तक? मिड ब्रेन तक, और मिड ब्रेन में एक सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम का नाम क्या है, और इसको हम डिटेल के साथ मिड ब्रेन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जस्ट बिलो द कॉर्टेक्स, उधर से पीस अप क्या ग्रे मैटर एक्सटेंड हुआ है, कहां तक आ गया है? मिड ब्रेन तक, ठीक है जी। अब in the mid brain it become a part of what? Extra pyramidal। This structure is called what? Basal ganglia। Is it clear? Now लिखिए parts of the, कि इसके parts क्या होंगे? Parts of what? Basal ganglia। Remember, आपसे ये पूछा जा सकता है कि parts, what are the parts? उसमें सबसे पहला part जो आता है ना, सबसे पहला वो हमारे साथ है कार्पस striatum। This is the first part of what? जिस तरह हमने लिम्बिक सिस्टम के कल पार्ट्स डिस्कस किए थे, इस तरह हमारे साथ बेसल गैंग्लिया के भी पार्ट्स हैं। उसका सबसे पहला पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट आप लिखिए कि दूसरा पार्ट हमारे साथ है क्लास्ट्रम। ठीक है जी। इसके अलावा तीसरा पार्ट आप लिखिए हमारे साथ, इसका तीसरा पार्ट है सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा एक एक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सबस्टेंशिया नाइग्रा, सबस्टेंशिया, और जो चौथा पार्ट है उसका हमारे साथ है एमिगडाला। अब आप कहेंगे कि एमिगडाला तो हमारे साथ लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है, सो सम पार्ट
some part of amygdala lies in limbic system, and some part lies in the and some become part of basal ganglia. यानी एमिगडाला का कुछ पार्ट कहाँ लाई करता है? लिम्बिक सिस्टम, एग्जैक्टली, और कुछ पार्ट बेसल गैंग्लिया में। तो पार्ट्स आपके सामने है किस चीज की? बेसल गैंग्लिया। सबसे पहले कॉर्पस स्ट्रेटम, फिर क्लोस्ट्रम, फिर सस्पेंशन निग्रा एंड एमिगडाला। अब इस बेसल गैंग्लिया में हमारे साथ क्या मौजूद है? इस बेसल गैंग्लिया हमारे साथ कुछ न्यूक्लियस मौजूद है। लिखिए न्यूक्लियस ऑफ द बेसल गैंग्लिया, न्यूक्लियस ऑफ बेसल गैंग्लिया। अभी तक किसी ने पढ़ा है कि व्हाट आर द न्यूक्लियस ऑफ द टर्मिनोलॉजीज? हमने पढ़ चुके हैं। अब न्यूक्लियस का डेफिनेशन की जरूरत है? नहीं है। ठीक है। सो इस बेसल गैंग्लिया में हमारे साथ कुछ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस जो देखा होगा ना आपने, वो है कॉर्डेट न्यूक्लियस। यस, कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर पे हमारे साथ है व्हाट? दूसरे नंबर पे न्यूक्लियस हमारे साथ है ग्लोबस पैलिडस। नाम सुना है? पैलिडस। यानी बेसल गैंग्लिया में हमारे साथ कुछ न्यूक्लियस मौजूद है। उस न्यूक्लियस में सबसे पहले हमारे साथ ग्लोबस पैलिडस, फिर कॉर्डेट, एंड तीसरे नंबर पे है प्यूटामिन। अब आपको बेसल गैंग्लिया का डेफिनेशन सामने आ गया, आपको पार्ट्स उसकी समझ आ गई, और न्यूक्लियस आपके सामने है। ठीक है जी। नाउ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज है ना, कि हमारे साथ जो आपके सामने है कौन सा पार्ट? कार्पस स्ट्रिएटम। अब कार्पस स्ट्रिएटम इज नथिंग, it is a part of basal ganglia which is made from nuclei। अब वो कौन सी न्यूक्लियाई है जिस कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कार्पस स्ट्रिएटम बनता है। तो देखिए कार्पस स्ट्रिएटम, कार्पस स्ट्रिएटम व्हाट? कार्पस स्ट्रिएटम ये फर्स्ट पार्ट है ना किस चीज की? बेसल गैंग्लिया। तो काइंडली आप समझे कि हमारे साथ जब कॉर्डेट और प्यूटामिन कंबाइन हो है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। कॉर्डेट एंड प्यूटामिन न्यूक्लियाई कंबाइंस एंड एट फॉर्म व्हाट? नो, एट बनाता है। इट इज कॉल्ड व्हाट? दिस पार्ट कॉर्डेट एंड प्यूटामिन कंबाइन होकर हमारे साथ बनाता है व्हाट? न्यू स्ट्रेटम। न्यू स्ट्रेटम। ठीक है जी। नाउ प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पैलिडस यानी तीन न्यूक्लियस है, कॉर्डेट, ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटामिन। आसान। कॉर्डेट और प्यूटामिन की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? न्यू स्ट्रेटम। प्यूटामिन और ग्लोबस पैलिडस की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? नो, लेंटिपाम। व्हाट? लेंटिपाम। और अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो उसके ज़हन से ये वाला वर्ड ना निकला होगा, लेंटिपाम। ठीक है जी। ना अब हमारे साथ कौन सी स्ट्रक्चर नजर? न्यू स्ट्रेटम बन गया किस चीज से? कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन एंड प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पैलिडस कंबाइन टू फॉर्म लेंटिपाम। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंटिपाम प्लस न्यू स्ट्रेटम, लेंटिपाम प्लस न्यू स्ट्रेटम। बेसल गैंग्लिया का वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों कंबाइन होकर हमारे साथ क्या बना रहे हैं? कार्पस स्ट्रेटम। इसको स्टार पॉइंट करें। इज इट क्लियर? ठीक है जी। नाउ लेंटिपाम प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटिपाम एंड ग्लोबस पैलिडस बोथ आर न्यूक्लियस ऑफ द बेसल गैंग्लिया।
क्वाड्रेट प्लस प्यूटोनस कंबाइन न्यू स्टेटम और लेंटिपॉम को दोनों कंबाइन ही क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? ठीक है जी। नाउ ये लेंटिपॉम वर्ड आपने कहाँ सुना है? या एक नाम है, उसका नाम है हेपेटो लेंटिकुलर व्हाट डिजीज। ये नाम किसने सुना है? हेपेटोलेंटिकुलर डिजीज। इट इज आल्सो अ नेम ऑफ व्हाट विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज किसी ने पढ़ा है? सुना है। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन इस डिजीज को दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? हेपेटोलेंटिकुलर। ठीक है जी। इसमें हमारे साथ बॉडी में कॉपर ओवरलोड होता है। और कॉपर ओवरलोड किस वजह से हो सकता है? जब हमारे साथ बॉडी में सिरोप्लाज्मिन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सिरोप्लाज्मिन क्या करता है? ये कॉपर को लेके जाता है ब्लड से। सो अब अगर हमारे साथ सिरोप्लाज्मिन नहीं है तो क्या होगा? कॉपर ओवरलोड होगा और ये कॉपर आके हेपेटो मींस लीवर पे डिपॉजिट होता है। लेंटिकुलर मींस लेंटिफॉर्म और लेंटिफॉर्म का मौजूद है सो बेसिल गैंग्लिया पे डिपॉजिट हो जाता है। सो अगर आप विल्सन डिजीज पढ़ोगे तो उसको उधर आपको अगर हेपेटोलेंटिकुलर का नाम आ गया तो आप समझ में आएगी कि कॉपर ओवरलोड हुआ है या लिवर में और लेंटिफॉर्म में। और ये जब कॉपर लेंटिफॉर्म में डिपॉजिट होगा तो डैमेज होगी। सो बेसिल गैंग्लिया की इंजरी में जब हम काजिस पढ़ेंगे तो उसमें मैं कॉपर ओवरलोड डिस्कस करूंगा, फिर आपको ये समझ आएगी। ठीक है जी। अभी इसको क्या करूं? रिमूव करूं? तो टॉपिक दे रहे फंक्शन। अब इस फंक्शन को देखो। सबसे पहला फंक्शन किस चीज का? आप लिखिए इट मेंटेन द टोन ऑफ द मसल्स। इट मेंटेन टोन ऑफ मसल्स। ये बॉडी में टॉनिसिटी ऑफ द मसल को मेंटेन करने वाला स्ट्रक्चर कौन होगा? टोन ऑफ। और जब हमारे साथ बेसल गैंग्लिया डैमेज होगी तो टॉनिसिटी में फर्क आएगा। रिमेंबर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। नाउ इसके अलावा इट स्टेबलाइज बेसल गैंग्लिया स्टेबलाइजेस द गर्डल। व्हाट इज गर्डल? पेल्विक गर्डल एंड शोल्डर। नहीं पढ़ाया था? पेल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में पढ़ा था। पेल्विक गर्डल प्लस पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कहाँ मौजूद है? शोल्डर। एग्जैक्टली। सो इट स्टेबलाइज द गर्डल इन लिम्स मूवमेंट। आप लिम्स की मूवमेंट कर रहे हो इन लिम्स मूवमेंट्स। ये दो फंक्शन कौन कर रहा है? इधर स्टेबलाइज है लिम्स अटैच है किस चीज को? पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल स्टेबलाइज ही होगा तो आप लिम्स के मूवमेंट को करोगे। पेक्टोरल गर्डल क्या होगा? पेल्विक गर्डल स्टेबलाइज ही होगा तो आप मूवमेंट कर सकोगे। सो दिस स्टेबिलिटी टू द पेल्विक गर्डल एंड द पेक्टोरल गर्डल इज प्रोवाइडेड बाय ठीक है जी। यस। अब वो कौन सा कंडीशन है जिसमें हमारे साथ बेसल गैंग्लिया इंजरीज होती है? लिखिए बेसल गैंग्लिया इंजरी। Causes of। अब हमारे साथ अगर बेसल गैंग्लिया क्या होगा? इंजरी होगा तो हमारे साथ टॉनिसिटी में फर्क आएगा। मींस कि मूवमेंट में मसला होगा। ठीक है जी। इट विल रिलेटेड टू व्हाट? मेजॉरिटी मूवमेंट के मसले होंगे। ठीक है। कॉज ऑफ बेसल गैंग्लिया इंजरीज। देखिए इसका एक एक चीज नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने गौर से इधर से सीखना है। ये जो चीजें मैंने इकट्ठी की है ना जो सामने आपके सामने आ रही है ये मल्टीपल बुक से मैंने ली है। ठीक है जी। सबसे पहला अब मैंने आपके साथ एक वर्ड डिस्कस किया उसका नाम क्या था? हेपेटो लेंटिकुलर व्हाट डिजीज। ठीक है जी। सो आया इस तरह मैंने से तो copper overload in the what? Copper. Yes. Deposition of what? Copper. Deposition of copper. जब कॉपर का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा? Deposition of liver and basal ganglia।
डिपोजिशन ऑफ कॉपर, और ये कौन सी कंडीशन में होता है? विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है जिसमें सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल क्या हो जाता है? और जब सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल कम होगा ब्लड में तो आया कॉपर को वो लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा, तो उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा? इट इज कॉल्ड हेपेटोलेंटिकुलर डिजीज। यानी ये हमारे साथ क्या करेगा? यस, लीवर में ये क्या काज कराता है? जब कॉपर डिपॉजिट होना शुरू होता है, इट काज द सिरोसिस ऑफ द लीवर। और जब हमारे साथ लेंटिपम पार्ट में डिपॉजिट होगा, यानी इससे क्या होगा? कार्पस स्ट्रेटम डैमेज होगा, और जब कार्पस स्ट्रेटम डैमेज होगा तो क्या होगा? मूवमेंट के मसाइल आएंगे। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड हेपेटोलेंटिकुलर डिजीज। सो सबसे पहले अगर बेसल गैंग्लिया आपके साथ डैमेज हो सकता है तो कौन सी कंडीशन में? दूसरा नाम लिखिए, डिपोजिशन ऑफ आयरन। जब बॉडी में आयरन का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा? यस, और बॉडी में आप मुझे इस तरह कंडीशन बताया जा सकता है कि उसमें आयरन का लेवल बढ़ जाता है? कोई है? उसका नाम है हेमेटोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। अच्छा, हीमोक्रोमेटोसिस और हेमेसाइटोसिस में क्या फर्क है? यस, ये विल्सन डिजीज और साथ साथ हीमोक्रोमेटोसिस, ये दोनों किस चीज की डिजीज है? लीवर की डिजीज, और ये दोनों ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है जी, लेकिन हीमोक्रोमेटोसिस में होता क्या है? हीमोक्रोमेटोसिस में हमारे साथ क्या चीज आती है? एक ब्रोंज डायबिटीज हो जाता है। ब्रोंज डायबिटीज, व्हाट इज ब्रोंज डायबिटीज? यानी कॉपर, यानी जो आयरन है, ये जाके पैंक्रियास के कौन सी बीटा सेल को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब डिस्ट्रॉय करते हैं आया इंसुलिन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? डायबिटीज। ब्रोंज डायबिटीज। इसके अलावा बॉडी में क्या हो जाती है? पिगमेंटेशन हो जाती है। स्किन पे क्या हो जाता है? सो हीमोक्रोमेटोसिस का पेशेंट जब आपको आएगा उसमें कितने सिम्टम्स? ब्रोंज डायबिटीज, पिगमेंटेशन, एंड तीसरा फीचर क्या होगा? सिरोसिस होगा। हेपेटोसाइट्स को डैमेज करेगा, और जब हेपेटोसाइट्स को डैमेज करेगा तो उससे क्या होगा? हीमोक्रोमेटोसिस, सिरोसिस होगा। तो सिरोसिस के काजेस में विल्सन डिजीज आता है, और इसके साथ साथ हीमोक्रोमेटोसिस आता है। ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी में क्या हो जाता है? लेकिन इसमें आपको कोई पंख है कि उसमें जो मूवमेंट का कोई फंक्शन है कि वो खराब हो गया है? नहीं, इसमें नहीं शो। इसमें बेसल गैंग्लिया को कोई डैमेज है? नहीं है। ठीक है, रिमेंबर, आयरन जब ओवरलोड होगा किस वजह से? हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से, उसमें बेसल गैंग्लिया पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। रिमेंबर, मैंने लिखा है डिपोजिशंस ऑफ आयरन। जब आयरन डिपॉजिट हो जाए कहां पे? बेसल गैंग्लिया पे, तो ये इट विल लीड टू बेसल गैंग्लिया इंजरीज। और डिपोजिशन तब होगी जब हमारे साथ क्या होगा? आयरन का लेवल बढ़ जाएगा, और आयरन का लेवल किस कंडीशन में बढ़ जाता है? हीमोक्रोमेटोसिस। और मैं तो ये कहता हूँ कि हीमोक्रोमेटोसिस में नहीं होता, तो फिर वो कौन सा कंडीशन है जिसमें हमारे साथ वो है? हमारे साथ हेलर वर्डन स्पास डिजीज। अगर आपको हेलर वर्डन स्पास डिजीज होगा उसमें बेसल गैंग्लिया डैमेज होगा, न कि हीमोक्रोमेटोसिस में। एंड रिमेंबर, हीमोसाइटोसिस क्या है? आयरन लेवल बढ़ गया है लेकिन उसने अभी तक टिश्यू को डैमेज नहीं किया। जब तक टिश्यू डैमेज नहीं होगा इसको हम हीमोसाइटोसिस कहेंगे, और जब तक हमारे साथ टिश्यू डैमेज होना, साइन एंड सिम्टम अपीयर होना शुरू हो गए, इट विल लीड टू हीमोक्रोमेटोसिस। और दोनों जो है विल्सन डिजीज एंड हीमोक्रोमेटोसिस दोनों सिरोसिस का करते हैं, दोनों ऑटोसोमल डिजीज है।
सो सिरोसिस की केस में अगर आपको हीमोक्रोमेटोसिस और विल्सन डिजीज आ जाए तो आपको पता होगा। दोनों हाँ, अगर आयरन ओवरलोड हो जाए किस कंडीशन में? It will not lead to what? Cirrhosis. It will lead to what? Basal ganglia. Is it clear? Now, deposition of the third cause लिखिए कि इंजरी किस वजह से होती है basal ganglia की? Deposition of कैल्शियम। जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? तो ये क्या करेगा? बेसल गैंग्लिया को डैमेज करेगा, और जब बेसल गैंग्लिया डैमेज होगा तो मूवमेंट डिसऑर्डर आएंगे। रिमेंबर क्या आएंगे? मूवमेंट डिसऑर्डर। सो वो कौन सा कंडीशन है जिसमें हमारे साथ कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है? उसको कहते हैं प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब इधर क्या लिखा है? हाइपो या हाइपर? हाइपो। हाइपो में हमारे साथ क्या हो जाता है? पैराथार्मोन लेवल कम कम हो जाता है। और प्राइमरी का मतलब क्या है? This organ is damaged. हाँ? Thyroid gland is damaged. यस, कि जो पैराथायराइड पोर स्मॉल ग्लैंड मौजूद है, ठीक है, उसका क्या हुआ है? डैमेज, मसला उधर है। Therefore it is called what? पैराथायराइड, प्राइमरी पैराथायराइड। और हाइपोपैराथायराइडिज्म यानी पैराथार्मोन का लेवल कम हो गया। तो पैराथार्मोन क्या करता है? पैराथार्मोन क्या करता है बॉडी में? Control calcium. अल्लाह की बंदी, ये कैल्शियम के लेवल को बॉडी ब्लड में बढ़ाता है। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो पैराथार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं। अब पैराथार्मोन कम है तो कैल्शियम के साथ क्या होगा? कम होगा। तो जब कैल्शियम कम होगा तो वो डिपॉजिट किस तरह करेगा? एक क्वेश्चन है ना। तो रिमेंबर, जब बंदे का कैल्शियम लेवल बॉडी में कम हो जाएगा तो उसको पहला सिम्टम क्या आएगा? उसमें टेटनी होगी। टेटनी स्पाज्म होगा कि नहीं होगा? यार एक्शन पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम नहीं चाहिए? यस, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मुझे कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? टेटनी हो जाएगा। और टेटनी को ट्रीट करने के लिए हम बॉडी में क्या करेंगे? इंटेक बढ़ाएंगे कैल्शियम की। तो जब मैं बंदे को जिसमें प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म है उसको कैल्शियम की जरूरत है कि नहीं है, तो मैं बाहर से टेबलेट के पंप में दूंगा, और जब मैं टेबलेट के पंप में बाहर से दूंगा तो वो कैल्शियम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा? बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आएगा किधर? डिपॉजिट करेगा बेसल गैंग्लिया में, और इट विल लीड टू व्हाट? बेसल गैंग्लिया। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ चौथे नंबर पे क्या हो सकता है? काज। अब हमारे साथ इसके अलावा जो काज होता है वो है इन्फेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फेक्शन काज करा सकते हैं किस चीज को? बेसल गैंग्लिया की डैमेज को। और ये तो मेरे को इसको भी स्टार्ट करें इन्फेक्शंस। अब अवेस्टन कौन सा कंडीशन है, कौन सा इन्फेक्शन है जो हमारे साथ बेसल गैंग्लिया को डैमेज करता है? नाम सुना है क्या? ग्रुप ए, बीटा हीमोलेटिकस स्ट्रेप्टोकोकस। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ा है तो ये जो बैक्टीरिया मैंने आपके सामने लिखा है ग्रुप ए बीटा हीमोलेटिकस स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या काज कराता है? ये तो एक्चुअली बच्चों में सोर थ्रोट का काज कराता है। क्या काज कराता है? सोर थ्रोट। सोर थ्रोट किसे कहते हैं? गले का दर्द। और जब बच्चे में, बाज बच्चों में, सारों में ज्यादा नहीं, इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? तो आया बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी कि नहीं? असल में ना कि इस बैक्टीरिया में क्या हो जाता है? एम प्रोटीन होता है, और इस एम प्रोटीन के खिलाफ क्या एंटीबॉडीज बन जाती है। तो बाज लोगों में ये जो एंटीबॉडी बन जाती है ना, ये हमारे जॉइंट को, ये हमारे हार्ट को, ये हमारी स्किन को, इसके साथ साथ ये हमारे ब्रेन को अटैक करती है एंटीबॉडीज। यानी
ग्रुप ए बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसमें एक प्रोटीन होता है एम प्रोटीन, और इस एम प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, और जो एंटीबॉडीज वो तो इसको किल करती है, लेकिन ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज आके आपकी नॉर्मल जॉइंट, हार्ट, स्किन और इस और जब ये इफेक्ट होगी तो इस डिजीज का नाम क्या है? इसको पता है? Rheumatic. एक्सीडेंट रूमेटिक व्हाट डिजीज? रूमेटिक डिजीज, रूमेटिक डिजीज। और रूमेटिक डिजीज में क्या होता है? इसमें जॉइंट को इफेक्ट होता है ना, तो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होगी, इसमें हमेशा पूली माइग्रेटरी आर्थराइटिस। व्हाट इज पूली माइग्रेटरी आर्थराइटिस? Move to different joints. आज बंदा आ गया आपके पास, उसको सो थ्रोट हुआ था, 2 to 3 वीक बाद उसका जॉइंट स्वेलिंग होना शुरू हो गई। कंप्लेन है कि डॉक्टर साहब मुझे सो थ्रोट हुआ था, ठीक है जी, और 2-3 हफ्ते बाद वो आ गया, उसका आज क्या था? ये जॉइंट स्वेल हो गया था। परसों बाद आ गया तो उसका ये जॉइंट स्वेल हो गया था। फिर यस, सो दिस इज कॉल्ड पूली माइग्रेटरी आर्थराइटिस। और इसमें हार्ट क्या होता है? ये एंटीबॉडी हार्ट को गया और इट विल लीड टू पानक्रेatitis। व्हाट इज पानक्रेatitis? पानक्रेatitis मींस माइग्रेन को अटैक करती है, पेरिकार्डियम को अटैक करती है, एंडोकार्डियम को अटैक करती है। इट इज कॉल्ड पानक्रेatitis। इसके अलावा स्किन में क्या काज कराता है? ये स्किन में हमारे साथ वो काज कराता है, इराइथीमा नोडोसम, इराइथीमा नहीं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। इसके साथ साथ ये स्किन पे और भी काम कर, इराइथीमा मार्जिनेटम काज कराता है, इराइथीमा मार्जिनेटम, ये दोनों चीजें। और ब्रेन में ये क्या काज करता है? बेसल गैंग्लिया को डैमेज करता है, और जब बेसल गैंग्लिया को डैमेज होगा तो नाम सुना होगा साइडेनहेमकोरिया, साइडेनहेमकोरिया। तो असल में जो एंटीबॉडीज बनी थी उसने बेसल गैंग्लिया पे अटैक कर दिया, और बेसल गैंग्लिया पे जब अटैक हो गया तो क्या हो गया? साइडेनहेमकोरिया। दिस इज एक्चुअली व्हाट? रूमेटिक डिजीज। क्लियर है? नाउ हमारे साथ फिफ्थ काज क्या हो सकता है? इंजरी ऑफ द व्हाट? बेसल या प्रेगनेंसी। व्हाट? प्रेगनेंसी में भी हमारे साथ क्या हो जाता है? बेसल गैंग्लिया हमारे साथ क्या हो जाता है? डैमेज होता है। डैमेज ऑफ बेसल गैंग्लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड डैमेज ऑफ बेसल व्हाट? गैंग्लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड व्हाट? अवेस। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? स्पेशल नाम देंगे, और उस स्पेशल नाम का नाम, स्पेशल टर्मिनोलॉजी का नाम है कोरिया ग्रेवी डेरम। ये प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बेसल गैंग्लिया भी क्या हो सकती है? और या कोरिया है किस चीज का नाम? यस, डांसिंग लाइक मूवमेंट। अभी मैं आपको इस पे जो है ना वीडियो दिखाऊं, मेरे पास पड़ी है, डांसिंग लाइक मूवमेंट या एबनॉर्मल डांसिंग लाइक मूवमेंट। यस, या इसमें आर्म क्या हो जाते हैं? अनकंट्रोल। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने अपने टांग को मेंटेन करना और गर्दन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, तो रिमेंबर डायरेक्टली कि उस तरफ कोई मसला आ जाएगा मसल्स की। इज इट क्लियर? नाउ लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर, यस, बाज़ औक़ात एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और उसमें भी बेसल गैंग्लिया क्या हो जाता है? असल में उसमें क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? जीन्स की म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बेसल गैंग्लिया के सेल्स क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं? हंटिंगटन डिजीज। बेसल गैंग्लिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर, उसका नाम है हंटिंगटन डिजीज, और उसमें हमारे साथ क्या हो गया? हंटिंगटन हो गया। तो आपके पास 3 कोरिया
अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कोरिया एंड कोरिया की 3 टाइप्स बताइए, तो एक हो गया साइडेंटिक कोरिया, ये आपको मिलेगा कहाँ, रूमेटिक हार्ट डिजीज में, ठीक है जी। दूसरा आपको मिलेगा क्या, कोरिया ग्रेविडेरम, ठीक है जी। और तीसरा आपको आ गया क्या, हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया। इज इट क्लियर? आगे जाओ, इन्फेक्शन हो गया, इसके साथ साथ प्रेगनेंसी हो गई, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, इसके बाद हमारे साथ हेमोरेजिक। हेमोरेजिक का मतलब ये है कि हमारे साथ क्या हो गया, जो वेसल बेसल गैंग्लिया को ब्लड क्या कर रही थी और उसका क्या हो गया, ब्लॉकेज, डैमेज हो गया, रप्चर हो गया। और ये मोस्टली किन कंडीशन में होता है, सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। इसके अलावा और भी एक ट्रॉमा, ट्रॉमा में भी आपका बेसल गैंग्लिया क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इज इट क्लियर? फंक्शन आपकी बात समझ आ गई है। इसके अलावा आपको टाइप समझ आ गई है। नाउ दिस ऑल कैन कॉज, दोबारा रिवाइज करें जल्दी। सबसे पहला कॉज हमने क्या लिखा है, कॉपर ओवरलोड, फिर इसके बाद हमने लिखा है डेपोजिशन ऑफ आयरन, फिर कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम, फिर इसके बाद क्या लिखा है, इन्फेक्शन, फिर प्रेगनेंसी एंड Exactly. जेनेटिक डिसऑर्डर, और फिर हेमोरेजिक, Genetic disorder. these are all can lead to what, बेसल गैंग्लिया डैमेज। अब देखिए, अगर बेसल गैंग्लिया इन क्या हो गया, सो लिखिए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दी बेसल गैंग्लिया। क्लिनिकल फीचर्स, बेसल गैंग्लिया एनी ऑफ द कॉज की वजह से क्या हो गया, डैमेज हो गया। सो आप लिखिए क्लिनिकल फीचर ऑफ, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ व्हाट, बेसल गैंग्लिया डैमेज, ठीक है जी। इसकी सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर आपको आएगा ना, रिमेंबर वो क्या होगा, वो होगा हाइपर टोनिया। What is hypertonia? Turn of the muscle will be yes, क्योंकि टर्न को मेंटेन करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया डैमेज कर दिया तो क्या हो गया, और ये जब कंट्रोल करता है टर्न के तो इस बेसल गैंग्लिया से क्या न्यूरॉन्स आएंगे। ये पिक्चर आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है जी। टर्न ऑफ मसल्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड नंबर पे हमारे साथ होगा एबनॉर्मल इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट। एबनॉर्मल इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट्स, इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट जितनी है वो क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है जी। सो हमारे साथ जो इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट्स हुए जो आपकी इख्तियार में नहीं है, ठीक है जी, ये एक वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, एक इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट। जो इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट है वो क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई। अब जब एबनॉर्मल इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट्स एबनॉर्मल हो जाते हैं तो इसमें तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोकाइनेसिया। या तो जो एबनॉर्मल, मैंने तो इधर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिखा, या तो मूवमेंट्स डिक्रीज होंगे या हाइपर काइनेसिया। तो इसके साथ ब्रैकेट में जरा लिखिए कि इसमें क्या हो गया, मोमेंट डिक्रीज, इसके साथ लिखिए मोमेंट इंक्रीज। रिमेंबर, जब मोमेंट इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रेडी काइनेसिया। Is it clear? कल हम क्या डिस्कस करेंगे, what are the causes of hypokinesia, what are the causes of hyperkinesia. So
tomorrow our topics will be abnormal involuntary movements, gear classifications, and we will describe all about hyperkinesia and hypokinesia. And today class is Finish.